हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लेके आ चुके हैं शिक्षा नवी क्षमता। जितने भी विद्यार्थी हैं जो बिहार में बीएड करना चाहते हैं वो एंट्रेंस का फॉर्म भरने जा रहे हैं, क्योंकि आपको एंट्रेंस फॉर्म डेट भी आ चुका है। ठीक है, 1 तारीख से भरने का डेट आ चुका है, 1 मई से, और 30 मई तक के चलेगा। तो उम्मीद है कि आप जल्दी फॉर्म भर देंगे और पढ़ाई भी आप स्टार्ट कर दिए होंगे। तो फ्रेंड्स, शिक्षा नवी क्षमता जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 25 नंबर पूछे जाते हैं, और ये इतना आसान होता है कि आप इसमें से 22-23 नंबर यानी 25 का 25 नंबर भी उठा सकते हैं। अगर आप सीडीपी पढ़े हो तो सीडीपी तो अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो सीडीपी का एक आध क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएगा, सचिन एकेडमी या हिमांशी मैम का बेस्ट होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शिक्षा नवी क्षमता का 25 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम आप लोगों को बता दें तो आपको इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन अ स्कूल। फ्रेंड्स, इसमें है कि बच्चों को आप कैसे पढ़ा सकते हैं, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, बच्चों को प्राथमिकता देना है, बच्चों के हित में जो काम होता है वही राइट आंसर होता है। और कुछ मनोवैज्ञानिक है जो बुद्धि के बारे में और बच्चों के बारे में बताए हैं, तो आपको याद भी करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये विशेष रूप से वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, और बने रहेंगे शुरू से अंत तक के, देखिए कैसे आसानी से आपको टोटल समझ में आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले चुके हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार, ठीक है, अब अपने हिसाब से कुछ नहीं सोचना है, जो बुक में रहेगा जिस हिसाब से मनोवैज्ञानिक बताए उसी हिसाब से आपको माइंड में लगाना होगा कि शिक्षण की आधुनिक, ठीक है, आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। यानी एक शिक्षक को कैसा भूमिका निभाना चाहिए, किसके आधार पर, तो शिक्षक की आधुनिक संकल्पना के आधार पर। क्या दार्शनिक की या मित्र की, क्या टीचर मित्र बन जाए, क्या कार्य सहभागी कोई कार्य में सहयोग करे, ठीक है, साथ में, या अनुदेशक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर की हम बात करें कि शिक्षक की आधुनिक संकल्पना के अनुसार जो होना चाहिए, शिक्षक की भूमिका एक अनुदेशक के रूप में होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम विशेष रूप से आपको समझाते भी चलेंगे हर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, भगाने की जरूरत नहीं है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक, देखिए यहाँ पे एक नियम दिए हैं जीन पियाजे, क्या दिए हैं फ्रेंड्स, तो इसको याद रखेंगे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की, ठीक है, किस अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करने लगता है। कहने का मतलब हुआ कि जिन वैज्ञानिक जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं, वो बोलते हैं कि किस अवस्था में बालक जो है तर्क का अनुप्रयोग अमूर्त रूप में करने लगता है। ये अमूर्त क्या होता है, अमूर्त मतलब बिना देखे, ठीक है, बिना देखे, ठीक है, उसके बारे में सोच लेना, ये होता है अमूर्त। तो अमूर्त रूप से करने लगता है। ठीक है, जैसे हम लोग आकाश में तारे देखते हैं, लेकिन कैसा है ऐसे नहीं, खाली लाइट जलता हुआ लगता है कि हाँ तारे, यानी उसके बारे में हम लोग सोचने लगते हैं। ठीक है, तो अमूर्त रूप से जो तर्क करने लगते हैं बच्चे, तो किस अवस्था में वो करने लगते हैं, क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी प्रेरक अवस्था। ये जो चारों है, जो चारों अवस्था है फ्रेंड्स, ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। लेकिन किस अवस्था में अमूर्त रूप में चिंतन करने लगते हैं, तो इसकी राइट आंसर की बात करें कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं अमूर्त रूप से ही वो चिंतन करने लगते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। चलिए बने रहेंगे आप लोग वीडियो में, भागने का प्रयास नहीं करेंगे, बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। तो ये मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बुद्धि को कहा था, मनोवैज्ञानिक एक टर्मन है, ठीक है, वो बुद्धि को क्या बताए हैं, क्या अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन की योग्यता, या सीखने का अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता, या अधिगम की योग्यता, या सामान्य योग्यता एवं विशेष योग्यता। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये बताएं कि टर्मन के द्वारा जो है, टर्मन बुद्धि को कहें कि अमूर्त वस्तुओं के संबंध में सोचने की क्रिया जो हो जाती है वही बुद्धि है। अमूर्त समझ चुके हैं कि जो जिसको बिना देखे हुए, ठीक है, सोचना उसके बारे में, ये होता है क्या, अमूर्त। तो ये बुद्धि को टर्मन बुद्धि यही बोले हैं कि बिना सोचे हुए, बिना देखे हुए किसी वस्तु के बारे में सोच लेना, कल्पना कर लेना, यही होता है बुद्धि टर्मन के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 59 नंबर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, जो
इसको इंटेलिजेंट बॉय भी बोला जाता है। तो बालकों की शिक्षा ने तो सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। कौन सा सबसे अच्छा विधि माना जाता है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए? क्या किंडरगार्टन विधि या योजना विधि या पाठ्य पुस्तक विधि या व्याख्यान विधि? कौन सा माना जाता है फ्रेंड्स? तो उनके लिए योजना विधि, यानी कोई चीज़ को एक योजना के तहत पढ़ाया जाए, बताया जाए, तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए बेस्ट माना जाता है। जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते होंगे तो पहले उसका बेसिक रूप से जानने का प्रयास करते होंगे, धीरे 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 मतलब मूर्त से अमूर्त की ओर जाने लगते हैं, छोटे चीज़ों से बड़ा होता है। ये इस टाइप का जो योजना विधि होता है, योजना बढ़ा करके, तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बने रहेंगे, धीरे धीरे आपको टोटल समझ में आने लगेगा, आगे बकाने की जरूरत नहीं है। अगला जो है मनोवैज्ञानिक थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत है। थर्स्टन द्वारा जो प्रतिपादित बुद्धि का सिद्धांत वह क्या है? क्या प्राथमिक योग्यता का सिद्धांत है, बहुकारक सिद्धांत है, धारा प्रवाह सिद्धांत है या सक्रिय उत्पादन सिद्धांत है? तो कुछ मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत आएंगे, आपको याद करना होगा, ठीक है। तो थर्स्टन द्वारा जो प्रतिपादित बुद्धि है वो कहा गया है कि प्राथमिक योग्यताओं का जो सिद्धांत है वही थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का सिद्धांत है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे बोला है कि बालक के, ध्यान देंगे, बालक के समाजीकरण का निर्धारण निम्नलिखित में से किस तकनीक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? अब सवाल को सोच सोच को आपको बनाना होगा, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से तर्क करना है और मनोवैज्ञानिक के विचारधारा के अनुसार चलना है, तब जाके आंसर आप दे पाएंगे। क्या है कि बालक के समाजीकरण का निर्धारण करना है। क्या जीवन वृत्त अध्ययन तकनीक से या निरीक्षण तकनीक से या समाज नीति तकनीक से या साक्षात्कार तकनीक से? तो आपको खुद से पढ़ने में आ रहा होगा कि बालक के समाजीकरण का निर्धारण यानी समाज के अनुसार ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा? समाज नीति तकनीक के अनुसार जो है बालक के समाजीकरण का निर्धारण किया जा सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, 62 नंबर सवाल है, दिया है कि आपकी कक्षा का एक छात्र लिखने में असक्षम प्रदर्शित करता है, वह छात्र क्या है? तो इसमें कई प्रकार के दोष हो जाते हैं, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेटिया, ठीक है, हेमोफिलिया। तो इस टाइप का आपको जो है से 4-5 है, हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो बिल्कुल बारीकी से समझा देंगे और एग्जाम में 1 नंबर का पक्का पूछा ही जाता है। तो दिया कि आपकी कक्षा में एक छात्र लिखने में असक्षम है, प्रदर्शित करता है, तो अग्रस्त है। तो लिखने में है तो डिस्ग्राफिया, ठीक है, याद रखिएगा, डिस्ग्राफिया होगा। और डिसकैलकुलिया जो होता है, डिसकैलकुलिया, तो ये कैलकुलिया मतलब कैलकुलेस करना, हल करना। तो गणित सीखने में अगर दिक्कत होगा तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा, लेकिन अगर लिखने में असक्षम है तो डिस्ग्राफिया, ठीक है, याद रखना होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। दिया हुआ है कि पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। पुरुष स्त्री से ज़्यादा बुद्धिमान, कहीं पे लिखा हुआ है कि पुरुष बुद्धिमान होते हैं, स्त्री कम बुद्धिमान होते हैं? तो ऐसे मान्यता समाज में पहले से चलते आ रहा है, ये सब रूढ़िवादी होते हैं। जैसे बच्चे तो कार से खेलेंगे, बच्चियां तो गुड़िया से खेलेंगी, ये सब क्या है? समाज में अवधारणा बना, रूढ़िवादी है, ठीक है। ये लैंगिक भेदभाव किया जाता है। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं कथन है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। किसको? लैंगिक, यानी लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लड़कियों को कम दिया जाता है, ठीक है। ये लैंगिक भेदभाव किया जाता है, इस रूढ़िवादी है सब समाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन 64 नंबर सवाल आ चुका है फ्रेंड्स। देखिए दिया है क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। प्रत्येक विद्यार्थी जो है स्वयं में क्या है? स्वयं में विशिष्ट है, एक महान समझ सकते हैं कि विशिष्ट है, परिपूर्ण है। इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान है। गलत, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब विद्यार्थी अपने आप में क्या है? एक विशिष्ट है, उसकी विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ बिना विशेषता बता रहा है। दूसरा ऑप्शन, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पठचर्या संभव नहीं है। क्या अलग अलग सबको एक क्लास में रहते हैं तो क्या सबको अलग अलग बुक मिलता है, सबको अलग अलग पठचर्या? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा है, एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं का विकास करना संभव? गलत, क्योंकि विद्यार्थी में सब तेज ही नहीं होते हैं तो सब बोध भी नहीं होते हैं। एक ही बचा ऑप्शन, यही हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? देखिए पढ़िए इसको, कि कोई भी
दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं एक समान नहीं होता। यानी 2 हो या 10 बच्चे हो, सबका रुचि और सबका मनोभावना एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए 65 नंबर सवाल क्या है देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित नहीं है। देखिए यहाँ फॉर्मेटिंग असेसमेंट, एक होता है असेसमेंटिंग और एक होता है फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दिया कि मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल या दत्त कार्य। कहने का मतलब है कि आप पढ़ाते पढ़ाते पूछ लेते हैं तो मौखिक हो गया, और प्रश्नोत्तरी और खेल, खेल खेल में बच्चों से सवाल पूछ लिए, या दत्त कार्य के समान सवाल बच्चों से पूछ लिए, या सत्र परीक्षा यानी जब पढ़ाई समाप्त हो गया तो साल के अंत में एग्ज़ाम हो रहा वो, तो क्या पूछा है कि फॉर्मेटिंग जो है फ्रेंड्स, ठीक है। और तो फॉर्मेटिंग ये जो शिक्षण कार्य के अंतर्गत चलते रहते हैं वो फॉर्मेटिंग होते हैं, और एक होता है असेसमेंटिंग जो होते हैं वो आपको जो हो जाएगा एग्ज़ाम, पढ़ाई होने के बाद लास्ट में एग्ज़ाम वगैरह लिया जाता है, प्रतियोगिता कराया जाता है, वो होता है। तो यहाँ पे सत्र परीक्षा जो है ये हो जाएगा फॉर्मेटिंग असेसमेंट के लिए उचित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 66 नंबर सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बालावस्था के दौरान, प्रौढ़ अवस्था है ना, प्रौढ़ावस्था के दौरान, या व्यक्ति के पूरे जीवन में। 66 नंबर सवाल का आंसर बताना। आप लोग का आंसर पता है कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे। और फ्रेंड्स हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल जुड़ जाइए, आपको शिक्षण अभिक्षमता, जीके जीएस का क्लास यहाँ पे मिलते रहेगा और रीजनिंग का, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है वो किशोरावस्था में होता है। पूरे बाल अवस्था में तो माँ के हाथों में रहता है, ठीक है, उसको उतना पता ही नहीं, चल भी नहीं पाता है। और प्रौढ़ बाढ़ अवस्था, बुढ़े अवस्था में तो उसको खुद ही बहुत ज़्यादा अनुभव हो जाते हैं। व्यक्ति की पूरी जीवन तो टेंशन है, लेकिन यहाँ पर पूछा कि सबसे अधिक गहन और जटिल, तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चा बहुत सी चीज़ों को नहीं समझ पाता है, ठीक है, उसको समाज द्वारा सिखाया जाता है, देख देख के अनुक्रिया करता है, समझता है, तो ये जटिल अवस्था भी कहलाता है किशोरावस्था। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। क्या गौण माना जाता है, गत्यात्मक माना जाता है, स्थिर माना जाता है, या प्राथमिक माना जाता है। तो फ्रेंड्स अपने हिसाब से नहीं कुछ लेकर के चलना, मनोवैज्ञानिक के अनुसार लेकर चलना है कि आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना में स्थिर माना जाता है, ठीक है, स्थिर माना जाता है, ऑप्शन सी। अगला है कि शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है। शारीरिक विकास की गति जो है किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है, मतलब बहुत कम तेजी से बढ़ता है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये बढ़ता क्या भ्रूण अवस्था में, किशोरावस्था में, स्वास्थ्यावस्था में, बाल्यावस्था में। तो ये जो है बाल्यावस्था में जो है वो बहुत धीमी गति से शारीरिक विकास होता है, और किशोरावस्था में बहुत तेजी से विकास होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 69 नंबर सवाल पहुँच चुके हैं। क्या दिया हुआ है कि जब बच्चे दूसरे के व्यवहार के प्रेक्षण कर है ना उसी व्यवहार को अनुकरण करते हैं। कहने वाले कोई बच्चा है, किसी को अगर साइकिल चलाते हुए देख रहा है और वो देख करके वो खुद से साइकिल चलाने का प्रयास करने लगता है, तो वह उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है, क्या भाषा का थोड़ी उपयोग करेगा, देख करके वो सीखा है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा का या चिंतन का या अभिवृत्ति का, तो किसका हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आप समझ सकते हैं कि जब बच्चे दूसरे को देखता है, जिस हिसाब से वह करता है और वह खुद वही उसी ढंग से करने का प्रयास करता है, तो अपने माइंड में सोचने लगता होगा, ठीक है। क्या करता होगा, चिंतन करता होगा कि अगर पंडिल मारने से आगे बढ़ता है, नहीं पैर चलाने से, तो ये क्या हो रहा है, चिंतन हो रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखेंगे सवाल क्या है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का संप्रेषण कर सकता है। ध्यान से समझना होगा कि एक शिक्षक जो है शिक्षार्थियों को मतलब विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक, जैसे बच्चों को कि पौधे में पानी डालना चाहिए, ठीक है, और पौधे को नहीं काटना चाहिए, तो नैतिक और अनैतिक, ठीक है। तो उन मूल्यों को बच्चों में कैसे डाल सकते हैं, एक शिक्षक सामाजिक गतिविधि भी कैसे बच्चों में बता सकते हैं। क्या मूल्यों पर भाषण देकर, तो भाषण देकर के बच्चे नहीं समझेंगे, ठीक है। दूरदर्शन कार्यक्रम दिखाकर टीवी चला देंगे तो क्या बच्चे सीख जाएंगे। दूसरा,
छात्रों की पाठ्य सहगामी गतिविधियों में सक्रिय कार्य से या धार्मिक उत्सवों को मनाकर। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा राइट आंसर कि छात्रों की पाठ्य सहगामी। देखेंगे कि छात्र का जो बुक दिया हो रहा था विद्यार्थियों का, उसमें रहेगा कि एक पेड़ है, उसमें पानी डाल रहा है एक बच्चा, ठीक है। तो उसी प्रकार से रियल लाइफ में भी एक पेड़ के नीचे बच्चों से पानी भरवा करके डालेंगे, तो उस प्रकार से क्या हो जाएगा उसमें कि बच्चों की एक भावना हो जाएगी, ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत कि हमें पौधों में क्या करना चाहिए, तो पानी डालना चाहिए। तो एक प्रकार का क्या हो गया, सामाजिक भी हो गया और नैतिक मूल्यों का संप्रेषण भी हो गया बच्चों में, ठीक है। तो सक्रिय भूमिका निभाकर कर सकते हैं, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करना चाहिए, क्यों। सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी डांस वगैरह कई तरह के जो होते हैं, अभी सांस्कृतिक गांव देहात में जो हो जाता है आजकल चल रहा है, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह वो नहीं है। यहाँ पे सवाल में दे दिया कि विद्यालय में सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना क्यों जरूरी है। इससे लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर मिलता है, गलत, ठीक है। इसमें मनोरंजन का अवसर मिलता है, मनोरंजन का अवसर मिलता है, लेकिन अभी और ध्यान समझिएगा कौन सा ऑप्शन मजबूत होगा। इससे इनसे छात्रों की सांस्कृतिक विकास होता है, ये भी होता है। इसके अनुसार बनाए रखने के सहायक मिलती है, तो आप सांस्कृतिक रूप से पूर्ण रूप से बनाए रखने में सहायक। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है मजबूत रूप से लग रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर की बात करें कि सटीक आंसर क्या होगा कि विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखने का आखिर मूल कारण क्या होता है। तो मूल कारण यही होता है फ्रेंड्स कि छात्रों को सांस्कृतिक का विकास हो, ठीक है, इसलिए प्रयोग मतलब किया जाता है विद्यालय में आयोजन। ऑप्शन सी हो जाएगा मजबूत ऑप्शन के रूप में, यही है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कौन सी विधि जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, जैसे हम लोग क्या अंदर से ही सोचते हैं चलो आज घूमने चलते हैं, तो ये क्या अंदर से बात निकल रहा है, ठीक है। तो अंदर से अभिप्रेरित यानी किसी काम को लेकर के प्रति एक्साइटेड होना, ठीक है, बच्चों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए के है, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, तो बच्चों को अगर जो आनंद आएगा तभी तो अंदर से प्रेरित है, तब तो काम करने में आनंद आ रहा है। दूसरा ये तो सही है, लेकिन हमसे पूछा है नहीं, ठीक है। वे कार्य करते समय उच्च ऊर्जा स्तर प्रदर्शित करते हैं, तो बिल्कुल ये तो करते हैं, लेकिन हमको नहीं पकड़ना है। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, बिल्कुल बच्चे वही काम करते हैं, रिक्स वाले भी अधिकतर काम करने लगते हैं। यह हमेशा सफल होते हैं, ये सटीक नहीं है, क्योंकि वह हमेशा सफल ही होंगे, ठीक है। कोशिश कर रहा और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, लेकिन जीत मिलती है तो सीख मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि जो आप आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चे हैं उनके लिए क्या सही नहीं है, तो हमेशा सफल है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स, 73 नंबर सवाल है और अगर बकाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बने रहेंगे वीडियो में, ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग समझा देंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। ध्यान समझिएगा, बोला है कि सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन एक में सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभव के परिणात्मक घटित होती है। दूसरा, व्यवहार का अध्ययन सीखना। अगला, अन्य अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखने एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थ करती है। तो राइट आंसर बताना 73 नंबर सवाल का क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ कि कौन सीखने के लक्षण के रूप में नहीं किया जा सकता है, तो नहीं आपको नेगेटिव चीज पकड़ना। तो और पहला में था कि सीखना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ अनुभव के परिणात्मक घटित होती है। बिल्कुल, कुछ अनुभव भी आपका हर चीज़ में काम करता है, तो ये सही माना जा रहा, लेकिन हमको नेगेटिव पकड़ना। व्यवहार का अध्ययन सीखना, फ्रेंड्स राइट आंसर ये होगा कि व्यवहार आप नहीं सीख सकते हैं किसी से, ठीक है। हाँ, आप ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन आप किसी का व्यवहार वो खुद से करना पड़ेगा, वो सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको आचरण आ जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखेंगे क्या दिया हुआ है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। दुनिया के बारे में देखिए, सिद्धांत के अनुसार में सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या बोल रहा है। ऑप्शन चारों पढ़ना होगा तभी समझ में आएगा कि दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण निर्मित करने को शिक्षार्थी को भूमिका पर बल देना, यानी दुनिया के बारे में अपने दिमाग से निर्मित करने पर, यानी अपने दिमाग से सोचने शिक्षार्थियों को भूमिका पर बल देना, यानी विद्यार्थियों का कहना है कि तुम अपने हिसाब से दुनिया के बारे में क्या सोचते हो, क्या इस पर बल देना। दूसरा,
सूचनाओं को याद करना, तो याद करना, रटाना, मारना, दंड देना और उपहार देना ये आपको नहीं करना होगा, ठीक है। ये सब नेगेटिव पॉइंट होते हैं और ये सब हमेशा आंसर में रहेगा तो गलत ही होगा। शिक्षक की प्रभुताशाली भूमिका पर बल देना, तो शिक्षक का नहीं प्रभुताशाली पे, शिक्षक केंद्र, विद्यार्थी केंद्र होना चाहिए, विद्यार्थियों को विशेष रूप से महत्व देना चाहिए। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करना, यानी सीखने की भूमिका पर केंद्रित करना, तो यहाँ पे दिया कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद, तो सिद्धांत के रूप में रचनावाद यही होगा कि दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण से सोचना कि दुनिया किस ढंग की है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ये राइट आंसर, कि सबका सोच अलग अलग होता है, सब दुनिया ही के बारे में सोचेंगे लेकिन कैसे सोचेंगे इसके बारे में बल देना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और 75 नंबर पहुंच चुके हैं कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, किसका है, अवधारणाओं, जैसे कुछ समाज में चलते आता है, ठीक है, अवधारणा पुरानी रूढ़िवादी आ रहा है, ठीक है, कि मर्द खेतों में काम करेंगे तो स्त्री जो है घर का काम करेंगे, तो क्या है, पुरानी अवधारणाएं चलती आ रहा है, रूढ़िवाद। तो ये बोला कि अवधारणाओं का विकास के रूप में से एक हिस्सा है, किसका हिस्सा, बौद्धिक का, शरीर का, सामाजिक का या संवेगात्मक विकास का। तो बड़ा कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये फ्रेंड्स बौद्धिक विकास का एक हिस्सा होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है, मानव विकास जो है कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हो कि नहीं है, ये आपको पकड़ाना होगा, नेगेटिव पॉइंट पकड़ाना फ्रेंड्स, ठीक है। तो अनुक्रमिकता या सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता, तो इसकी राइट आंसर की बात करें, ठीक है, कि कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो प्रतिवर्ती जो है, ठीक है, क्रिया का प्रतिक्रिया यानी प्रतिवर्ती जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन, जैसे बच्चे एग्जाम देते हैं तो उसको कॉपी जांच होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो मूल्यांकन होना चाहिए, जांच होना चाहिए कॉपी। आखिर क्यों जांच होना चाहिए, पहला है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यानी शिक्षार्थी कितना नंबर लाया है, किस ढंग का इसका मानसिकता काम करता है, इसकी जांच करना, तो ये लग रहा है कि बिल्कुल राइट होगा, देखते हैं आगे। यह निर्णय लेना कि क्या शिक्षार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, ये नहीं है, ठीक है, इसलिए जांच नहीं किया जाता है। दूसरा, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ये तो आप सिखा रहे उसी टाइम आपको ध्यान देना, एग्जाम में तो आप इस एग्जाम के बाद तो ये नहीं कर सकते, ठीक है। शिक्षार्थियों की त्रुटि को निकालना, तो त्रुटि निकालना ये तो उस टाइम नहीं है, आपको कॉपी जांच करना है, तो कॉपी जांच करने में क्या कि कितना सही किया है, वो कितना बेस्ट किया है, उसकी योग्यता को पता करना, यानी ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा कि शिक्षार्थी की उपलब्धि को मापना ही मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड्स 78 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित नहीं है। ध्यान समझिएगा, फिर से दे दिया रचनात्मक, ठीक है, और रचनात्मक आकलन के लिए उचित नहीं है कि दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, और ये अभी जस्ट इसके पहले आप लोगों को क्वेश्चन आ चुका था ये वाला, ठीक है, रचनात्मक आकलन के लिए उचित नहीं है, तो सत्र परीक्षा, सत्र मतलब पढ़ाई हो जाने के बाद लास्ट में साल भर के बाद में जो एग्ज़ाम होता है वो रचनात्मक के लिए नहीं होता है, ठीक है, फॉर्मेटिंग असेसमेंट के लिए वो नहीं होता है, सही। चलिए और देखेंगे 2 क्वेश्चन और मात्र। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यचर्या कैसा होना चाहिए, तो बालक तभी सीख पाते हैं जब उनको रुचि होता है उस चीज़ में, ठीक है, तो रुचियों का अनुकूल मिलेगा तभी बालक के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों का किताब आता होगा तो उसमें तरह तरह के रंग बिरंगे डिजाइन, गाड़ी, मोटर, गुड़िया वगैरह बने रहते हैं ताकि बच्चे उनमें इंटरेस्ट ले और सीखे का प्रयास करेंगे। तो अगला लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है। योग्यता के आधार पर समूह बनाना, दोहरी कक्षा नीति देना, या कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, या विशिष्ट विद्यालय का प्रावधान करना। तो राइट आंसर इसको बताना फ्रेंड्स। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप लोगों का क्लास शुरू हो चुका है फ्रेंड्स, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक क्लास चलते रहेगा और हमेशा आप लोगों को मोटिवेट मिलता रहेगा टीचर बनने तक का सफर। मैं भी एक शिक्षक हूँ और आप लोग को प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग भी जरूर भविष्य में शिक्षक बने, प्रयास कर रहा हूँ। तो विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है, ठीक है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन क्लियर करवा दिए हैं और मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।